बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम। अब देखो लोन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, उसके प्रोसेस को समझेंगे। बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, ठीक है। हमने पैसा बैंक में सेव किया, अब बैंक उसको रख के तो नहीं बैठेगा, उसको सर्कुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको भी तो इंटरेस्ट पे करेगा ना बदले में। आपको इंटरेस्ट पे कहाँ से करेगा, जब बैंक के पास कुछ इनकम होगी। अब बैंक के पास इनकम कहाँ से आएगी, लोन से आएगी। अब वो लोन हायर रेट पे देगा, आपकी सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट आपको कंपैरेटिवली कम देगा, ठीक है। तो बीच का जो उसका मार्जिन होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो यही सारा सिस्टम है इसमें। बैंक संबंधी जो ऋण संबंधी गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट करता है, लोग अपने पैसे को करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, स्पेशली जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं उनके थ्रू आप बैंक में डालते हो, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद उसी पैसे को आगे किसी को होम लोन लेना है, किसी को कार लोन लेना है, किसी को अपना पर्सनल लोन लेना है, इस फॉर्म में लोगों को फिर वो मनी को सर्कुलेट कर देता है, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। क्लियर। तो ये सारा हो गया। साख की दो विभिन्न स्थितियां, ये पढ़ो। साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया करता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। पढ़ो पढ़ो। त्योहार का मौसम। फर्स्ट, त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहले वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इसे बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। तो यहाँ पे लोन किस लिए चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए चाहिए, ठीक है। 2 काम वो करता है, एक तो जिससे उसको ऑर्डर मिला है जूते बनाने का उससे एडवांस ले लेता है, ठीक है, और उसको प्रॉमिस क्या करता है, विद इन 1 मंथ वो उसका सारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी जितने भी जूते का ऑर्डर है उसका वो पूरा कर देगा। उसके बाद वो दूसरा किससे लेता है, चमड़ा व्यापारी से चमड़ा उधार लेता है और उसको क्या कहता है, लेटर ऑन वो उसको पेमेंट कर देगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हर एक बिजनेसेस में चलती रहती है। इस तरीके के जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ठीक है, लोग पैसा उधार लेते हैं, एडवांस लेते हैं और फिर बाद में जब उनका फाइनल सेटलमेंट हो जाता है तो वो अपने पैसे को जो है ब्याज लगता है तो ब्याज से चुका देते हैं। अगर एडवांस लिए हैं तो फिर वो बाकी का पैसा उसमें एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक ऋण संबंधी एक एक्टिविटी। दूसरी पढ़ो, स्वप्ना की समस्या। स्वप्ना की समस्या। एक छोटे किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उसने कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ये दूसरी पर्सन है जो कि एक कंपैरेटिवली एक स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट है बेसिकली। लोन लिया उसने, ठीक है, किसके लिए लिया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए लिया, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे कीटों का हमला हो गया उसकी फसल पे। तो क्या हो गया, वो कुछ भी अर्न नहीं कर पाई और जो उधार था उस पर ब्याज पे हो गया उसका क्यूमुलेटिव, ठीक है। अगले सीजन में क्या होता है, ना तो उधार चुक पाता है उसका, ना ही उसके पास कुछ बचता है पैसे। अगले सीजन में फिर से उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बाउंड हो जाता है किस तरीके से। जो छोटा किसान होता है या जो छोटे जो लोग होते हैं जो उधार लेते हैं, किस तरीके से वो ऋण के जाल में फंसते हैं। पहले लोन लिया, उस पर ब्याज लग जाता है। किसी भी कारणवश अगर उनकी खेती अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं, इस लोन के ट्रैप में पूरी तरीके से फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगली बार उनको क्या करना होगा, जिससे भी वो लोन लेंगे, या तो वो उसको कहेंगे तुम अपनी फसल हमें एक प्री डिसाइडेड जो कीमत होगी उस पर हमें बेचोगे,
ठीक है, उससे क्या होगा, मोल भाव नहीं कर पाएगी क्योंकि उस पर्सन से उधार लिया है उसने। ठीक है, तो उसको जितनी भी रकम में वो कहेगा उसी में उसको सेल करना पड़ेगा, या फिर ब्याज इतना ज़्यादा उसके ऊपर लग जाएगा कि उसको अपने लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा। इवन अपनी फिर, और देखो जो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है सीजनल होती हैं। ठीक है, जब तक सीज़न होगा तब तक तो वो काम कर पाएगी इसमें, जब सीज़न नहीं होगा तो फिर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो गरीब आदमी है उसको भी ऋण की ज़रूरत इन सब चीज़ों को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए होती रहती है। ये अलग बात है कि ये लोग इस तरीके से, जैसे ये व्यापारी था, इसने तो अपना लोन तुरंत ही चुका दिया, इवन प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं वो कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब एक बताती हूँ ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणदार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक मॉर्गेज टर्म सुनी है आप लोगों ने? मॉर्गेज क्या होता है, जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी के रूप में किसी ना किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स को रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे सपोज आप होम लोन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बदले में वो क्या कहेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो बैंक आपसे मांगता है ना, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखने पड़ते हैं उसके पास। ठीक है, या फिर जैसे सपोज एजुकेशनल लोन लेते हैं आप, शिक्षा के लिए लोन चाहिए, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपकी जो डिग्रीज होती हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज लोन देने से पहले भी आपको बोल सकते हैं कि मॉर्गेज में अपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको हमारे पास डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। क्यों करवाने पड़ते हैं, एक सिक्योरिटी के लिए। तो इन केस अगर आप वो लोन चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो आपकी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच के वो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, समर्थक ऋणदार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसा कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने में रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणदार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणदार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मॉर्गेज में जनरली रखी जाती हैं, जिससे फिर ब्याज, आगे बढ़ो, ये ब्याज दर, समर्थक ऋणदार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप में ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहाँ विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। देखो, अलग अलग ऑब्वियसली हर जगह अलग होती है। आप किसी पर्सनल लैंडर से लोन लेने जाओगे, उसकी टर्म्स कंडीशन अलग होगी। किसी बैंक से लोन लेने जाओगे, टर्म्स कंडीशन डिफर हो जाएंगी। किसी और इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेने जाते हो तो अलग अलग जगह की अलग अलग और अलग अलग पर्पसेस के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, सपोज जैसे आप पर्सनल लोन ले रहे हो, ठीक है, वो कम अमाउंट का होता है वैसे भी, और होम लोन ले रहे हो उसकी टर्म्स कंडीशन अलग हो जाएंगी। ठीक है, मॉर्गेज अलग हो जाएगा। होम लोन कंपैरेटिवली क्या होता है, एक बड़ी टर्म होती है। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट आपको चाहिए होता है तो उसके लिए मॉर्गेज भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर, आपको जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप दोगे ऐसे, जिससे कि, क्योंकि जो होम लोन क्या है, एक बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट का मतलब कि बैंक को सिक्योरिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। बैंक भी तो चाहेगा ना कि उसके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसी चीज़ तो हो कि इन केस अगर ये होम लोन मेरा रिटर्न नहीं करता है, मुझे पे बैक नहीं करता है, तो कोई ऐसी संपत्ति इसकी मेरे पास होनी चाहिए जिसको बेच सकूँ मैं। ठीक है, तो हर लोन की हर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक पता चला आपको? औपचारिक मतलब जो बैंक हो गए, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो लीगली काम कर रहे हैं। लीगली का मतलब है एक जो है एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर, आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम कर रहे हैं। दूसरे अनौपचारिक होते हैं, आपने फ्रेंड से ले लिया, किसी रिलेटिव से ले लिया, ठीक है, या जो लोकल लेंडर्स होते हैं उनसे आपने लोन ले लिया, तो उनकी अपनी अलग कंडीशंस होती है लोन देने की। आप हो सकता है आपका फ्रेंड बिना किसी इंटरेस्ट के आपको लोन दे दे, ठीक है, लोकल लेंडर से लोगे, हो सकता है उसका ब्याज ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन वो कोई सिक्योरिटी ना मांग रहा हो आपसे जैसे कि बैंक मांग रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग, ये दो क्षेत्र हो गए, एक आपका औपचारिक हो गया और दूसरा अनौपचारिक हो गया।
आरेख एक में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं कर रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। ठीक है, जो देखो फॉर्मल सेक्टर होगा, औपचारिक जो क्षेत्र है, वहाँ पे बैंक जो आरबीआई है वो क्या नज़र रखेगा कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन नहीं मिल रहा हो। क्योंकि देखो अभी तो पीछे कितने इंसिडेंसेस हुए, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी आपने सुना होगा जो क्या है लोन लेते हैं और बाहर भाग जाते हैं विदेशों में। ठीक है, तो आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि जो छोटे जरूरतमंद व्यवसायी हैं, आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, किसान हैं, जो फार्मर हैं, ये छोटे जो भी अपने दुकान खोलना चाहते हैं, इन सब लोगों को भी जो है बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को ही। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है? आरेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आरेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादातर कहाँ से लोन लेते हैं? अनौपचारिक जो साधन है, यानी कि फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या लोकल लेंडर्स हो गए। बैंकों से लोन वो बहुत ही कम लेने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास हो सकता है मॉर्गेज के लिए कुछ ना हो। ठीक है, या फिर जो बैंक्स की टर्म्स कंडीशन है वो फुलफिल ना कर सकते हो, या फिर लिटरेसी इतनी नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बैंक से लोन लिया जा सकता है। तो वो ज़्यादा सहूलियत किस में समझते हैं? जो अनौपचारिक क्षेत्र बचते हैं, बात के कोई लेंडर है, गांव में कोई साहूकार है, उससे लोन ले लिया। ठीक है, कोई जानकार है, उससे ले लिया। ठीक है, तो ये देखो नीचे जो आपको दिखाया है ना, गरीब परिवार, ये कम संख्या वाले, ये नीचे वाले सारे डायग्राम, इसमें आपको बता रखा है अनौपचारिक क्षेत्र से कौन कितना ऋण लेता है। अलग अलग जगह, अलग अलग जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं। गरीब परिवार देखो 85% ऋण किससे ले रहा है? अनौपचारिक क्षेत्र से। ठीक है, और देखो शहर अमीर परिवार वो 10% ही लोन लेता है। 10% का 10% वो किससे ले रहा है? अनौपचारिक स्रोत से ले रहा है। बाकी सारा वो औपचारिक सोर्सेज से लेता है। क्यों लेगा अमीर इंसान? क्योंकि देखो मॉर्गेज के लिए आसानी से उसके पास कुछ भी होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है उनके पास? लिटरेसी है, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको भी पता है वाइट मनी किस तरीके से हमें करनी है, दिखानी है, हर चीज़ें टर्म्स कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं बैंक्स की। ठीक है, तो इस वजह से जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, शहरी जो लोग होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं खास करके, वो क्या करते हैं? बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना पसंद करते हैं। इसकी तुलना शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण छात्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है, और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम नहीं कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत है तो ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
ठीक है, जो क्या करते हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आपस में ही जो है लोन देते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को जो नीडी होते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए उनको कम ब्याज दर पे लोन उपलब्ध करवाते हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणदार और विशेष कागजों की जरूरत पड़ती है। ऋणदार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदार मतलब आपको गरीब लोगों के पास मॉर्गेज के लिए कुछ नहीं होता, उनके पेपर पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से लोन ज्यादा लेते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणदार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर भी पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या काम करता है? जैसे महिलाओं का एक संगठन बनाया, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करेंगी और जिस भी पर्सन को उन्हीं मेंबर्स में से जिसको नीड होगी उसको एज अ लोन वो अवेलेबल करवा देंगी। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कि इंटरेस्ट रेट इनका बहुत कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों पर सृजन करता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपने गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली किस लिए काम करते हैं कि जो ये मेंबर्स होंगे वो अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लोन लेंगे और फर्दर ये अपने लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणदार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा आपस में चर्चा कर पाते हैं। कर लो कंप्लीट। समझ में आया सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से काम करता है? ठीक है, एक सेकंड को देखो, इस ओर जो सरकार ने सबसे इम्पोर्टेंट कदम पिछले कुछ समय में उठाया है, आपने एक टर्म सुनी है फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन सुना है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? देखो कि ऐसे एरियाज में भी, रिमोट एरियाज में भी, ऐसे इतने पिछड़े हुए एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ उन लोगों तक पहुंचाना जिन तक अभी तक बैंक फैसिलिटीज़ पहुंची नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन को जो है हमें इंक्लूड करना है किसमें? इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में, कि हर एक के पास बैंक की सुविधा हो, ठीक है। बैंक की सुविधा होने से क्या होगा? लोग सेविंग कर पाएंगे, लोग लोन ले पाएंगे जरूरत पड़ने पे, ठीक है। और जो ये विशियस सर्कल है किसका? डेट का, उधार का, जहाँ पे जो लोकल कर्जदार से जब वो कर्ज लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है? हो सकता है उनके एरिया में बैंक फैसिलिटी ना हो, उनको रीच ना हो उनकी बैंक तक। तो अभी पता है आपको क्या पिछले कुछ सालों में बैंकिंग फैसिलिटी कितनी ग्रो करी है?
ठीक है, जितने अकाउंट पहले नहीं थे आज के टाइम में हर एक के पास है। ठीक है, वो इसी के तहत हुआ है कि फाइनेंशियली हम इंक्लूड करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को। क्या कोशिश होती है कि हर एक पर्सन का अपना एक बैंक अकाउंट हो। क्लियर? तो बैंक किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से साख काम करती है, मुद्रा का क्या रोल है, करेंसी का क्या रोल है, सब समझ में है आपको? क्लियर? तो चैप्टर कंप्लीट है आपका।